हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। इसका नाम है राइट टू ब्राइट। आज का हमारा वीडियो जो होने वाला है वो है समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र, कक्षा 12 की है। उसके फर्स्ट, दोनों के फर्स्ट चैप्टर हैं। उसके ऊपर जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं उनको लेकर मैं आपके लिए आया हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किसका किया जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें समग्र इकाइयों का या जो बड़ी इकाइयां उनका अध्ययन किया जाता है। पहला क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आर्थिक एजेंट या अभिकर्ता किसे कहा गया है? आपको इस बुक में कई जगह आर्थिक एजेंट लिखा हुआ वर्ड मिलेगा। आप सोचेंगे एजेंट क्या है? तो ये एक निर्णय लेने में सक्षम इकाई है, जो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, जो अपना निर्णय लेती है व्यापार संबंधित, उसको आर्थिक एजेंट कहते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित जितने भी प्रकार के निर्णय लेते हैं वो स्वयं लेती है। वो निर्णय लेने में सक्षम इकाई है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आर्थिक एजेंट कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आया हुआ है बोर्ड के क्लासेस, बोर्ड के एग्जाम में। कीन्स की पुस्तक का और एडम स्मिथ दोनों की पुस्तक का नाम आ जाता है। तो कीन्स की पुस्तक का नाम लेते हैं। देखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये इसकी पुस्तक का नाम है। आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, मैं कहूं इसको रट लीजिए। चौथा क्वेश्चन है एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम। एडम स्मिथ आपको पता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, और इनकी जो परिभाषाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं धन से संबंधित बातें हैं। और इनकी पुस्तक का नाम भी क्या है? वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स, वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ की जो पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों का धन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आप कई बार इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हम ये भी बताते हैं कि अर्थव्यवस्था को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। लेकिन ये अलग क्षेत्रक है, ये अलग क्षेत्र है। ये चार क्षेत्रक हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला है इसमें फर्म, दूसरा है सरकार, तीसरा है पारिवारिक क्षेत्र और चौथा है बाह्य क्षेत्र। अच्छे से याद कर लें। फिर है कीमतों में लगातार वृद्धि को अर्थव्यवस्था में क्या कहा जाता है? हम आम भाषा में इसको महंगाई कह देते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में इसको मुद्रास्फीति कहते हैं। कीमतों में जब लगातार वृद्धि होती है उसको इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। सातवां क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कोई विशेषता बताइए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या पहचान होती है? तो देखिए, इसकी पहचान होती है कि इसमें जितने भी कार्यकलाप किए जाते हैं, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं, आर्थिक क्रियाकलाप, वो निजी उद्यमियों के द्वारा की जाती है, बिजनेसमैन के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पादन और सामान्य कीमत स्तर, इनका अध्ययन अर्थव्यवस्था की किस शाखा में किया जाता है? तो हम करते हैं इसको समष्टि अर्थशास्त्र में, क्योंकि ये बड़ी इकाइयों से, समग्र इकाइयों से, बड़े समूहों से संबंधित है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ये प्रभावित करते हैं। नवा क्वेश्चन है आदर्शक विश्लेषण। अर्थव्यवस्था में आपने आदर्शक और सकारात्मक अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा होगा। तो आदर्शक अर्थशास्त्र में इस प्रकार की विधियों का, या विधियों में अध्ययन करते हैं कि आदर्शक से मतलब होता है कि हमारी कितनी अनुकूल है या प्रतिकूल है। देखिए, आदर्शक विश्लेषण होगा कि विधियां, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, विधियां आदर्शक में आएगा कितनी हमारे अनुकूल है। आदर्शक में क्या आएगा? अनुकूल है या नहीं। और जो सकारात्मक विश्लेषण होगा इसमें आएगा कि विधियां किस प्रकार कार्य कर रही है, किस प्रकार कार्य कर रही है। सकारात्मक विश्लेषण में क्या होगा कि विधियां किस प्रकार कार्य कर रही है, और आदर्शक विश्लेषण में क्या होगा कि विधियां कितनी हमारे अनुकूल है, नहीं है। इसका जो विश्लेषण होगा वो किसके तहत किया जाएगा? आदर्शक विश्लेषण में। अच्छे से आप याद कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति विशेष। अर्थशास्त्र में व्यक्ति विशेष क्या होता है? कई बार हम आम बोलचाल में और साधारण भाषा में हम महिला और पुरुष को व्यक्ति कह देते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में सामान्य महिला और सामान्य पुरुष से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर व्यक्ति विशेष का मतलब है कि वह इकाई जो निर्णय लेने में सक्षम हो, चाहे फिर वो व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई परिवार हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कोई भी जो अपना निर्णय स्वयं ले सकती है, आर्थिक निर्णय जो स्वयं ले सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्ति विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है वस्तु विशेष। क्या? वस्तु विशेष। यहां पर सामान्य वस्तु से कोई मतलब नहीं है। अर्थशास्त्र में वस्तु विशेष, अर्थशास्त्र में वस्तु उसको कहेंगे जिसका कोई भौतिक रूप होगा, मूर्त रूप, उसका कोई आकार प्रकार होगा, उसका कोई कलर होगा, और साथ में वह किसी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता भी रखनी चाहिए, और इसका एक मूल्य भी होना चाहिए। वो क्या कहलाएगी? वस्तु कहलाएगी। अगला देखिए, संसाधन। संसाधन क्या है? किसी वस्तु या सेवा, कोई भी वस्तु हो सकती है संसार में, जो भी वस्तु आपको नजर आ रही है वो क्या हो सकती है? संसाधन हो सकती है।
और जो कोई भी वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु या सेवा को उत्पन्न करती है, उसके उत्पादन में अपने सहयोगी बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अगला उत्पादन। उत्पादन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अर्थव्यवस्था के अंदर। उत्पादन जिसकी परिभाषा किसी को याद नहीं है, इसका मतलब उसको कुछ नहीं आता है। और उत्पादन इतना सिंपल भी है। उत्पादन क्या है? एक किसी भी वस्तु या सेवा के अंदर अगर हम यूटिलिटी को क्रिएट कर दें, उपयोगिता का सृजन कर दें, तो वो क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, यूटिलिटी का निर्माण करना, उपयोगिता का निर्माण करना, या ये उपयोगिता के निर्माण करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? वो उत्पादन कहलाता है, उपयोगिता का सृजन करना। अगला क्वेश्चन है इसमें, उपयोगिता पे आ गया कि फिर आखिर ये उपयोगिता क्या है? हमारे एकदम दिमाग में क्वेश्चन आता है कि उत्पादन है तो फिर उसका उपयोगिता क्या है? तो उपयोगिता बहुत सिंपल है, किसी की आवश्यकता या इच्छा को जो संतुष्ट करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। अर्थशास्त्र में इससे कोई लेना देना नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए वो हानिकारक है, लाभदायक है, उसके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। कोई भी छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका केवल एक ही कंसेप्ट है कि किसी की आवश्यकता को, इच्छा को अगर संतुष्ट करती है तो वह उपयोगी है, वो उपयोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोग। उपभोग से मतलब होता है किसी वस्तु या सेवा का क्रय करना, लेकिन साथ में क्या है? वस्तु और सेवा का क्रय तो होगा, लेकिन वह स्वयं के उपभोग के लिए, स्वयं के उपयोग के लिए होगा। अगर किसी वस्तु या सेवा का हम क्रय करते हैं किसी दूसरे को बेचने के लिए, तो वह उपभोग कभी भी नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, उपभोग का जो सिंपल सा कंसेप्ट है वो आप याद रखिए, स्वयं के उपयोग के लिए वस्तु का क्रय करना, किसी सेवा का क्रय करना क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, इस वीडियो को आप देख रहे हो, अगर आपको वीडियो किसी भी प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट लगता है और मेरा चैनल आपको लाभदायक लगता है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइज।